हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के नेक्स्ट सेशन, जिसमें आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज डे 7 है, तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दिख रहा है आपको कि NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम है, जो कि ऑप्शन में है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि जो NaCl है, NaCl आपको पता है NaCl किसका फॉर्मूला होता है। तो NaCl किसका फॉर्मूला होता है? सॉल्ट का। किसका फॉर्मूला है ये? सॉल्ट का। सॉल्ट मतलब ठीक। तो आपको बताना है विशिष्ट जो स्पेसिफिक चालकता बतानी। चालकता यानी कंडक्शन, जो कंडक्टिविटी होती है सबसे कम NaCl के अंदर होती है, वो कितनी होगी? 1m, 0.1 या 0.01 या 0.001 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी NaCl के अंदर। तो सबसे कम आपको वैसे भी वैल्यू के अकॉर्डिंग दिख रही है 0.001 सबसे कम कंडक्टिविटी होती है जो NaCl के अंदर होती है। नेक्स्ट, बैंड वर्णक्रम। यहाँ पे क्या आएगा? वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, या फिर मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर 1 एटम है, या फिर हाइड्रोजन जब गैस में होती है यानी H2, या फिर Hg जिसको हम बोलते हैं पारा। ठीक है, ये पारे का क्या होता है? सिंबल होता है Hg। पारे को क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का क्या होता है? जैसे जो वाइट लाइट होती है, अगर वो किसी माध्यम से होकर गुजरती है, मैं सिंपल बोलूँ, अगर वो प्रिज्म से होकर जाती है, आप वाइट पेपर रख के प्रिज्म रखें, वहाँ पे वाइट लाइट यानी सफ़ेद जो लाइट होती है, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, जब हम प्रिज्म पे डालते हैं तो देखा होगा वो क्या होता है? 7 लाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सामने पेपर रखा है, कुछ भी रखा है, उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। इसी को डिस्पर्सन बोलते हैं और यही स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक एमिशन होता है। एमिशन को हम उत्सर्जन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन को हम शोषण बोलते हैं। तो वहाँ पे जो रंगीन कलर की पट्टी बन जाएगी ना, जैसे ये वाइट लाइट को हम डालेंगे तो फिर वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी 7 कलर्स में। तो वो पूरी जो पट्टी बन जाती है कलर्स की, उसी को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दीज आर 2 टाइप्स, एक एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कौन सी, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट्स होगा जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो कौन सा एलिमेंट्स होता है? Hg गैस होती है। कौन सी होती है? Hg। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। ठीक, ये वाला। नेक्स्ट, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा जो होता है, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसका केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम बोलेंगे, बस लिखने में फ़र्क रहेगा। सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। किसका? वॉशिंग सोडा का। यह कपड़ा साफ करने के लिए, जैसे कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, है ना, जो हार्ड वाटर होते हैं। और खाने वाला सोडा जो होता है वो अलग होता है, उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। जो हम बेकिंग पाउडर वगैरह जो जिसको बोलते हैं ना, बेकिंग पाउडर, वही होता है खाने वाला सोडा जो किचन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका। तो आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो सारे Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। और साथ में क्या आ जाता है? जब 10 क्रिस्टल आ जाते हैं किसके? वाटर के, तो वही आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोने का सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का। बस आपको ये याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट साथ ये डॉट के साथ जो वाटर के फॉर्म होता है, जैसे 2H2 लिखा, तो दिस इज़ द क्रिस्टल। जब हम किसी वाटर को बता देते हैं कितने क्रिस्टल है, तो यहाँ पर वाटर के कितने क्रिस्टल रहेंगे? 10। नेक्स्ट, 4th वाला, 2 पेंटोनॉल व 3 पेंटोनॉल, है ना, या 2 हो या 3 हो। पेंटोनॉल में क्या होगा आपको बताना है कि इस निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है। मतलब हम कैसे बताएंगे 2 पेंटोनॉल है कि 3 पेंटोनॉल, किसके द्वारा हम इसका डिफरेंस निकालते हैं वो बताना है। ल्यूकोस परीक्षण होता है, या टोलेन की ऑलरेडी मैंने बताई, शायद फर्स्ट वीडियो में ही बताया आपको, आइडोफॉर्म, या फिर विक्टर मेयर मेथड, कौन सी होती है?
तो जैसे 2 पेंटोनॉल हों या 3 पेंटोनॉल हो, उनके अंतर की जो प्रतिक्रिया होती है वो किसके द्वारा डिफाइन की जाती है? ऑडोफोम प्रतिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑडोफोम। तो ऑडोफोम क्या होती है? पीले रंग की रवेदार पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है, जो एक रवे के टाइप में होता है, मतलब थोड़ा सा दरदरा सा होता है। इसमें थोड़ी सी स्मेल भी होती है। यह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, यानी ये जैसे अल्कोहल, ईथर, इसके अंदर ये घुलनशील हो जाता है, लेकिन वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर होता है अल्कोहल वगैरह के अंदर। ठीक है। और ये कैसा होता है? बैक्टीरिया, मतलब क्या बोलेंगे, कीटाणुनाशक होता है ना, बैक्टीरिसिडल होता है। और ये कैसा होता है? एंटीसेप्टिक की तरह दवाओं में यूज भी किया जाता है। किसका? पेंटोनॉल का। मतलब आप ये बोल सकते हो ये एंटीसेप्टिक भी है, जो दवाई वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पेंटोनॉल के जब अंतर की बात करेंगे तो कौन सी क्रिया यूज़ करेंगे? ऑडोफोम अभिक्रिया। ऑडोफोम बता दिए, येलो रंग का एक पदार्थ होता है रवे टाइप का, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये अल्कोहल एथर में घुलनशील हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर ये घुलनशील नहीं होता, यानी उसके अंदर घुलता नहीं है। श्यानता, किसकी श्यानता सबसे अधिक है? जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको उसमें बताना। सबसे पहली चीज़, श्यानता क्या होती है? श्यानता क्या होती है? जो क्या करता है, कोई भी तरल पदार्थ है ना, कोई भी तरल पदार्थ लाइक वाटर हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, इनमें जो गति होती है ना, यानी जो फैलने का जो प्रवाह की गति होती है उसको कम करे। जो कम करेगी तो वो क्या होगी? उसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होगी। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हाँ आप पहचान पाएंगे, यानी जैसे वाटर का फ्लो, और जैसे वाटर ले लिया मैंने और हनी ले लिया, तो सबसे ज़्यादा आप किसी भी सरफेस पे हनी डालेंगे, वाटर लेंगे, तो सबसे पहले कौन मोशन करेगा? वाटर, क्योंकि पानी का प्रवाह तेज़ी से हो जाएगा, लेकिन हनी का कम। तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होगी? हनी की, यानी जिसकी गति जितनी ज़्यादा धीमी होगी, ये क्या करता है? रोकने का काम करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और उसी लिक्विड की वो श्यानता कहलाती है। और सबसे ज़्यादा द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य जो संसंजन बल लगता है, यानी कोहेसिव फोर्स लगता है, उसके कारण होती है। जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो हमारी श्यानता भी क्या होती है? घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ताप की ये क्या होती है? विपरीत होती है। और इसका कारण क्या होता है कि ताप बढ़ने से द्रव्य के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनके बीच जो संसंजन बल होता है ना, कोहेसिव फोर्स, वो कम हो जाता है। इसलिए ये जो श्यानता होती है ताप के बढ़ाने से कम होती, लेकिन जब गैस की श्यानता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पारा, यानी कि मरकरी। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम प्रवाह किसका होगा? मरकरी को होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। और मैं आपको बता दूं, जो श्यान बल होता है, श्यान बल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से फोर्स को। इसका फॉर्मूला होता है माइनस ईटा वी अपॉन एक्स, जहाँ पे वी आपका वेग होता है, ईटा एक क्या है? कांस्टेंट है, श्यानता गुणांक, और ए आपका एरिया है, और एक्स आपका क्या है? डिस्टेंस, दो सतहों के बीच की दूरी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा ईटा का? किलोग्राम, यहीं से निकाल लो, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है? कौन सा यौगिक पानी के भाप में वाष्पित होता है? फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेथिनाइट्रोफिलान या आर्थोनाइट्रोफिलान? तो कौन सा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। कौन सा? पैरानाइट्रोफिनॉल, जो क्या होता है? पानी के वाष्प में वाष्पित हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? सक्रियता की, है ना, हेनरी बैकरेल ने की थी। जबकि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? पोलोनियम को। तो हेनरी बैकरेल आपका आंसर आ जाएगा। और मैडम क्यूरी तथा जो उनके पति थे पियरे क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नोबेल प्राइज़ का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रदरफोर्ड ने नाभिक तथा नाइट्रोजन की खोज की थी, है ना, सबका बता दिया। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? न्यूक्लियस और नाइट्रोजन की। और रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, और क्यूरी ने किसकी की थी? पोलोनियम की। रोएंटजन ने एक्स किरणों की, क्यूरी ने और इलेक्ट्रॉन की खोज थी, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की, चैडविक ने, बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। एक निष्क्रिय गैस, जो इनएक्टिव गैस होती है, उसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी। एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर नहीं हुई थी, उससे पहले कहाँ हो गई? सन के अंदर। वो कौन सी है वो आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में है
तो कौन सी होगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो वो कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस हीलियम है, जिसकी खोज अर्थ पर नहीं, उससे पहले कहाँ पर हो गई? सन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का आविष्कार, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश ने। कब किया था? 1766 ईस्वी में। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था 1766 ईस्वी में। ऑक्सीजन का प्रिस्टले ने किया था, अभी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, यहाँ पर बता दूं मैं। प्रिस्टले ने किसका किया था? ऑक्सीजन का किया था 1772 में। और बॉयल ने गैस का नियम का प्रतिपादन किया था, ये चार्ल्स बॉयल थे, है ना, इन्होंने गैस का नियम। और क्यूरी अभी बताया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विद्युत बल्ब इस तरह से बनाए गए हैं ताकि वो 500 वाट शक्ति एवं 220 वोल्ट पर कार्य कर सकें। इन्हें 110 वोल्ट लाइन से श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो प्रत्येक बल्ब द्वारा उत्पत्ति की गई शक्ति। वैसे तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाट की बात की। सबसे पहले 500 वाट की शक्ति और 220 वोल्ट पर कार्य कर सके, इस तरह से बनाया गया है। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 110 वोल्ट की और श्रेणी क्रम में लगा दिए, तब क्या होगा? तो सबसे पहले का निकालेंगे आप, तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध निकालते हैं, आर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1, क्योंकि ऐसे हम मान लेंगे वैल्यू को। तो ये कितना आ जाएगा? 220, जो कि V आपका है 220, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 500। ये कितना आ जाएगा? 484 अपॉन 5। लेकिन यहाँ पर 2 सीरीज़ में जोड़ दिए गए, 110 वोल्ट भी जोड़ा गया है सीरीज़ में। तो जब हम सीरीज़ में जोड़ेंगे, इसी का निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा? R1, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, यानी ये 2 हो जाएंगे, यानी सिंपल 2 इंटू 485 जोड़ोगे तो भी यही आएगा। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या निकालोगे? पहले करंट निकालोगे। तो करंट क्या होता है? V अपॉन R आ जाएगा। करंट क्या होता है? V अपॉन R। जब आप करंट निकालोगे यहाँ पर, यानी I निकालोगे, क्या आ जाएगा? V अपॉन R। तो आपका V कितना है? अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 110 वोल्ट का जोड़ा है सीरीज़ के अंदर, और ये कितना हो जाएगा? 2485। ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जो अपन। तो ये कितना आ जाएगा? 25/44। सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? पावर। इसके अंदर क्या निकालनी है? पावर। तो पावर को कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि शक्ति। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करेंट। वोल्टेज आपका कितना है? वोल्टेज आपका कितना रहेगा? 110, और करंट कितना है? 25/44। निकाल लीजिए। 11 से 10 में ये 4, 2 से ये 5, तो कितना आ जाएगा? 62.50 वाट। लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्येक बल्ब का निकालना है, 2 बल्ब हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आ जाएगा 31.25 वाट। ये आपका आंसर। ये बहुत शॉर्ट तरीका बताया था, वैसे तो बहुत लेंथी जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपसे क्या बोला है कि 2 विद्युत बल्ब हैं जो ऐसे बनाए गए हैं कि 500 वाट की शक्ति एवं 220 के वोल्ट पर कार्य करना है इनको। लेकिन 110 वोल्ट का और श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, तो प्रत्येक बल्ब द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। सबसे पहले हम आर निकाल लें। आर निकाला तो कितना आया? आर मतलब जो उसमें रोकने का प्रतिरोध। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको प्रतिरोध। ये कितना आ गया? 484/5, क्योंकि 2 हैं तो 2 इंटू कर दो, साथ में निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐड करोगे तो भी यही आएगा, 2 कॉमन ले लेना। तो ये आपका आर आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? करंट। ओम के नियम से पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। ये करंट निकाल लिया। उसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाए, ये क्योंकि ये दोनों बल्ब का आया है, हमें सिर्फ प्रत्येक बल्ब का बताना है, एक बल्ब का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 31.25। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये भी है, देखो, है ना। तो ये नहीं, अपन को सिर्फ प्रत्येक बल्ब का पूछा है, अलग अलग कितना होगा? 31.25। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण है, इनमें से कौन सा होगा आपका आंसर? प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण। प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण क्या होता है? मतलब उसका पॉलीमर। क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या पूछ रहा है? पॉलीमर पूछ रहा है, कौन सा होगा? तो पॉलीमर कौन सा होता है? प्राकृतिक, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कौन सा होता है? आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? ये आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा है वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। क्या होगा आपका आंसर? तो जो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा है वो रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है, जिसका आंसर क्या होगा? विकिरण। विकिरण को ही क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ऊष्मा जिस विधि से जाती है वही क्या होता है? ऊष्मा का संचरण कहलाता है, और वो किसके माध्यम से होता है? विकिरण।
और ये 3 टाइप की होती है, एक तो कंडेंशन होता है, कन्वेक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। जो सन की लाइट चालन करती है वो किसके माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई भी हीट जाती है। तो ये आपको याद रखना है, रेडिएशन आपके साथ, कंडेंशन भी दिया होगा, कन्वेक्शन भी दिया होगा, लेकिन आपको सिर्फ रेडिएशन याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, आपसे पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्या पूछा है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह। आपसे ये नहीं पूछा है सूर्य का सबसे निकट ग्रह। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह, वो भी आपको बताना है। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन होता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी उसको बोला जाता है, तो बताइए कौन सा होगा। जिसको वह क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह, जिसको हम बोलते हैं वेनस, और इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसी को बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है शुक्र ग्रह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो आपको बताना है सूर्य यानी जो सन होता है, सोलर सिस्टम के अंदर जो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो सबसे निकट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला बुध ग्रह होता है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। और आपको बता दूँ सबसे कम डेज में यही सन की रेवोल्यूशन परिक्रमा करता है, 88 डेज में करता है। तो आंसर क्या होगा, बुध ग्रह। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसमें पृथ्वी के पास पूछा है, इसमें सूर्य के पास पूछा है ना, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, यानी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये तो पता है, लेकिन कितने % होता है वो याद रखना है। 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो ये आपका आंसर है। समान पदार्थ की बने गर्म वस्तुओं में कौन सी सबसे आखिरी में ठंडी होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी जो आपको ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कौन सी गर्म वस्तु अगर रहे तो सबसे बाद में ठंडी होगी, यानी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, तो कौन सा होगा, सॉलिड स्फेयर, जो सबसे आखिरी में लास्ट में ठंडी होगी, यानी ठोस गोलक। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे विकिरण द्वारा उष्मा की हानि की दर आपको पता है, जो उसका एरिया होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी विकिरण द्वारा जो इसमें लॉस होता है रेडिएशन के माध्यम से, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के, है ना, किसके, कि मतलब कितने एरिया में उसका क्या हो रहा है, उष्मा में हानि हो रही है। तो जैसे 4 पदार्थ में से जो ठोस गोलक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और क्यों, इसीलिए जो ठोस गोलक है उसकी उष्मा हानि की दर सबसे कम होगी, इसलिए ठोस गोलक सबसे आखिरी में लास्ट में ठंडा होगा। उष्मा हानि की दर क्या होती है, मास इंटू उसकी जितनी भी कैपेसिटी होगी इंटू जो उसमें टेम्परेचर में कमी आएगी, ठीक है, क्या होता है, मास इंटू जो उसकी कैपेसिटी, जितनी उसकी क्षमता होगी, और इंटू में क्या आ जाएगी, जितनी भी उसके तापमान में, उसके टेम्परेचर में क्या आएगी, गिरावट आएगी। यही आपका क्या होता है, उष्मा हानि की दर, जो कि डिपेंडेंट इसी पे होता है कि कौन वस्तु कितनी जल्दी ठंडी होगी। जब पृथ्वी अपनी त्रिज्या का मान क्या करें, जब पृथ्वी अपनी त्रिज्या का मान दुगुनी विस्तृत कर देती है तो दिन कितने घंटों का होगा, 24 होगा आवर, कि 48 होगा, कि 6 होगा, कि 12 होगा, ये आपको आंसर बताना है। क्या होगा आंसर, जब पृथ्वी अपनी त्रिज्या को क्या कर दे, त्रिज्या का मान जो भी है उससे दोगुनी विस्तृत हो जाती है, तो दोगुनी हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे होते हैं तो 48 हो जाएंगे, है ना। जैसे पृथ्वी का, जैसे मान लिया कि आप I1 है, I1 W1 ये किसके बराबर हो गया, I2 W2 के बराबर हो गया। अभी I क्या है, उसके टॉर्क होगा जो I1 I2 होगा। जब भी हम किसी सर्कल में घूमते हैं वहाँ पे फोर्स कौन सा काम करता है, आघूर्ण यानी टॉर्क वाला, और काम मान लो कितना किया है, W1 W2, तो ये W2, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आप इसको पूरा निकाल भी सकते हो कि 2 दिन रात में टोटल 96 घंटे होंगे, फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 48 ही आएगा, ठीक है। यह दूसरा फॉर्मूला होता है, आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1/2 रख दो, x इंटू क्या निकालोगे, 24 डेज होते हैं, x² ये फॉर्मूला होता है, इससे भी निकाल सकते हो, x² इंटू 24, जहाँ पे x की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 6 आवर से आ जाएगा। ये क्या होगा, मेथड्स के थ्रू ऑप्शन नंबर अलग से निकालना रहेगा। जब सिंपली होगी, जब वहाँ पर त्रिज्या आधी हो जाए, तो जब त्रिज्या आधी कर देंगे तो 6 घंटे होंगे, जब त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो 48 घंटे होंगे, ठीक। यहाँ पर दोगुनी का बोला है, अगर आधी बोलते तो आंसर 6 होता।
तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं इस सेशन को। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।